हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एरर एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, और उसके क्या क्या सोर्स होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बोलना चाहूँगी कि जितने भी मैंने इसलिए सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं बताए लास्ट लेक्चर में, बिकॉज अभी जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ोगे या फिर टाइप्स ऑफ एरर पढ़ोगे तब वहाँ से आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या सोर्स हो सकते हैं एरर के। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है सोर्स ऑफ एरर पे, ठीक है, तो आप टाइप्स में से सोर्स ऑफ एरर को भी निकाल सकते हो अपने नोट्स बनाते टाइम पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइप्स ऑफ एरर हमको स्टार्ट करना है, ब्रीफली स्टार्ट कर इसको हम समझेंगे। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको नंबर ऑफ एरर्स दे दी, नंबर ऑफ सिचुएशंस दे दी जाती हैं और उसमें से आपसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन की कौन सी एरर कहलाएगी, राइट। तो इस हिसाब से भी हमें इसको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर या फिर टाइप्स ऑफ एरर। तो ब्रॉडर वे में एरर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है सिस्टमैटिक एरर, इसको डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं और कांस्टेंट एरर भी कहते हैं। रिमेंबर, ये जो आपको नाम दिए गए हैं, डिटर्मिनेंट एरर, कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, इसी पे ही इटसेल्फ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनेट एरर, कांस्टेंट एरर और रैंडम एरर और इनडिटर्मिनेट एरर। यहीं पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, कोई भी एक को पिक करके पूछ लिया जाएगा ये किस टाइप में आता है, ठीक है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है हमें। सेकेंड जो टाइप है हमारा रैंडम एरर और इनडिटर्मिनेट एरर, इसको हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। तो पहले बात करते हैं हम सिस्टमैटिक एरर की या डिटर्मिनेट एरर की, और इसको कांस्टेंट एरर भी कहेंगे। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, दीज एरर आर नोन टू एनालिस्ट। ऐसी एरर जो कि हमें पता होती है, ठीक है, जिनको हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर एरर हो रही है। ऐसी टाइप की जो एरर्स होती हैं वो डिटर्मिनेट एरर कहलाती हैं, ठीक है। और अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें और केयरफुली काम करें या फिर मेथड ऐसे अप्लाई करें जिससे कि हम एरर्स को मिनिमाइज कर पाएं, तो हम इन सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो केयरफुल वर्क के साथ और प्री प्लानिंग के साथ हम इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम ब्रॉडर में भी चलिए एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें पहले एक एक करके करना चाहिए, लेकिन दोनों में पहला डिफरेंस जो है वो आपको समझना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पहले ही एक लाइन में डिफरेंस बताती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो इनडिटर्मिनेट एरर या फिर रैंडम एरर, ऐसी एरर जिन पर एनालिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि इनडिटर्मिनेट होती हैं। नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि एरर कहाँ हो रही है। तो ऐसी एरर्स को कहते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम एक वेइंग कर रहे थे, राइट। तो वेइंग करते समय हमने देखा कि 5 ग्राम के वेट को हमने कितनी बार वे किया और अलग अलग उसका वेट आ रहा था 4th वैल्यू तक। तो इस टाइप की एरर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी एरर्स को हम इनडिटर्मिनेट एरर्स कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेट एरर में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पर्सनल एरर कर रहे हैं, मान लीजिए वेइंग ही पूरी तरह से गलत कर रहे हैं, हमने अपने ग्लासवेयर्स को भी साफ नहीं कर रखा है, तो इस टाइप की एरर्स जो होती हैं वो डिटर्मिनेट एरर्स में आती हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट एरर मिनिमाइज नहीं की जा सकती हैं, अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, ठीक है, और डिटर्मिनेट एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आगे हम एक एक कर इसको देखते हैं डिटेल में। तो अगर हम सिस्टमैटिक एरर की बात करें यानी डिटर्मिनेट एरर की बात करें, तो ये यहाँ पर एक और को क्लासिफिकेशन इसका आता है। इतने टाइप की हमारी सिस्टमैटिक एरर्स हो सकती हैं।
देखिए, घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि डिटर्मिनेट एरर में ही इतने टाइप्स आपको मिलेंगे। इनडिटर्मिनेट एरर में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होता टाइप्स, क्योंकि वो कंट्रोल करने के लायक नहीं होती। और डेफिनेटली जो एरर डिटर्मिनेट हैं, जिनको हम कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं, उन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और आप इससे एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ एरर भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो जहाँ मैंने सोर्स ऑफ एरर आपको पढ़ाया है उसमें आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो एक एक करके हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या है कि ऐसी एरर जो कि पर्सनल मिस्टेक की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। यानी कि अगर हम केयरफुली काम करें तो हम इस टाइप की एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पर्सनल एरर में क्या क्या आता है। अब आप लोग ने टाइट्रेशन करना स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, और उसके आपसे कहा गया एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है, राइट। तो जब हम विजुअल टाइट्रेशन कर रहे हैं, जब हमें एंड पॉइंट कलर से डिटेक्ट करना है, उस समय हम मिस्टेक कर देते हैं कई बार कि हम उसका कलर कीनली ऑब्जर्व नहीं करते, और उस समय हम एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में दिक्कत कर देते हैं। तो होगा क्या फाइनली, जितना अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट हमें रिक्वायर्ड था, या तो उससे ज़्यादा चला जाएगा, है ना, या उससे कम चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आप कैलकुलेट करने वाले हो, नॉर्मैलिटी या कुछ भी जो आप सैंपल आपका है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन ही कर रहे हो, तो क्या होगा, उसकी नॉर्मैलिटी गड़बड़ाएगी, क्योंकि आपका जो टाइट्रेंट था वो तो ज़्यादा गिर गया आपके पर्सनल एरर की वजह से, आपने जज ही नहीं कर पाए कलर को। ठीक है, या फिर क्या दूसरा कर सकते हो, एरर इन रीडिंग अ ब्यूरेट। जिस समय आप ब्यूरेट की रीडिंग देख रहे हो, आपने मिनिस्कस का ध्यान ही नहीं दिया, 0.1 0.2 मिस्टेक कर दिया, जहां पर रेंज आपके पास बहुत कम है और आप जरा सी भी मिस्टेक करते हो 0.1% की भी, तो वहां आपको एरर जनरेट होने के चांस रहते हैं। अब दूसरा, मैकेनिकल लॉस ऑफ मटेरियल इन वेरियस स्टेप ऑफ एनालिसिस। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम स्टेप आगे आगे बढ़ाते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हर स्टेप में हम क्या करते रहते हैं, मैकेनिकल लॉस करते रहते हैं जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका। फॉर एग्जांपल, हमने वेइंग करी, ठीक है, एनओएच को हमने वेइंग करना था। एनओएच को चलो कोई छोड़ देते हैं, क्योंकि एनओएच तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, उसे तो हमें स्टैंडर्डाइज करना है। प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। आपने वे करा ऑक्सैलिक एसिड बैलेंस पे, उस समय बैलेंस ठीक था, आपकी वेइंग ठीक थी, लेकिन आप जब उस वेट को ट्रांसफर कर रहे थे अपने फ्लास्क में, उस समय आपने थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड गिरा दिया। ठीक है, अब जब आपने गिरा दिया तो आपको नहीं पता आपने कितना गिराया, राइट। या फिर आपका जो ग्लासवेयर है उस पर वाटर लगा हुआ था, और जब आप ट्रांसफर वेट लेने वाले थे, यानी कि टेयर करके हम लोग इस गिरने वाली एरर को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफर वेट लेते हैं, तो ट्रांसफर वेट लेते समय आपने क्या किया, आपके जो फ्लास्क था उस पर जो वाटर चिपका हुआ था वो आपके बटर पेपर पे चिपक गया, वाटर थोड़ा सा। फिर आपने जब दोबारा वेइंग करी टाइट टेयर करके ट्रांसफर वेट लेने के लिए, तो वो वाटर का वेट उसमें ऐड होके आपको दिखेगा। तो इस टाइप की एरर में आपने क्या किया, कुछ मैकेनिकल लॉस हुआ मटेरियल का, आपको लेना जितना था ग्राम या mg, उतना एग्जैक्टली नहीं आ पाया। तो ये आपकी मिस्टेक है, केयरलेसनेस है, कि आप किस तरह से वेट ट्रांसफर कर रहे हो अपने फ्लास्क में, या फिर और भी कई मटेरियल लॉसेस के एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक एग्जांपल ये था। नेक्स्ट एग्जांपल एक आता है आपके पर्सनल एरर में कि रिएजेंट्स को, इम्प्योर रिएजेंट्स को यूज करना। आपने देखा कि दो डब्बे रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, और एक में बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कोई सब्सटेंस था, उसका डब्बा सही से बंद नहीं था, ठीक है, लेकिन और उसमें क्या हो गया, मॉइस्चर आ गया। आपने ध्यान ही नहीं दिया और उस रिएजेंट को उठाया और यूज़ कर लिया, रेदर देन अपने लैब अटेंडेंट को बोलने की जगह कि ये रिएजेंट खराब हो गया है, आपने उसको उठाया और यूज़ कर लिया। तो डेफिनेटली आपकी जो एनालिसिस है उसमें रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा और एरर्स जनरेट होंगी, राइट। अब
कैलकुलेशन में एक आपका पार्ट है पर्सनल पार्ट, ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी आप एरर कर सकते हो। तो ये जितने भी मैंने बोले सब किसके अंदर आ रहे हैं, आपके पर्सनल एरर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल एरर का मतलब है जब आप जो एक्यूरेट टेक्निक है किसी भी वर्क को करने की, जब आप उसे नहीं करते हो तब ऑपरेशनल एरर्स अराइज होती हैं। तो ऑपरेशनल वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि हमें हर स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। टेक्निकल जो एरर्स आती हैं एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर, वो होती हैं ऑपरेशनल एरर। आपसे कहा गया वेइंग, हम वेइंग का एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहे हैं बिकॉज सबसे पहला हमें वेइंग करना ही सीखना है लैब में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वेइंग करना किसी भी चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ वहीं से स्टार्ट है अगर आप एनालिसिस करने जा रहे हो तो आपने देखा कि आपसे कहा गया कि आपको सबसे पहले अपने जो प्लेटफॉर्म है उसे क्लीन रखना है। आपके वेइंग बैलेंस पे कोई भी पहले से चीज़ स्टिक नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑलरेडी कोई सैंपल गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको टेयर करना है, कैलिब्रेट करना है, ये सारी क्या है, अगर आप ये सारे स्टेप नहीं फॉलो करते हो तो ये ऑपरेशनल एरर है। मतलब आप ऑपरेशन करने में, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में फेल हो रहे हो। तो एक तरीके से ये भी डिटर्मिनेट एरर है, क्योंकि हम इसको सुधार सकते हैं, ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हैं, केयरफुल रहें तो। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है ऐसी एरर्स जो कि इक्विपमेंट्स में अगर डिफेक्ट है उनकी वजह से अराइज होती हैं, ठीक है। या फिर कोई भी हम अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर्स का यूज करते हैं, अपरेटस का यूज करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। तो कैलिब्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी ग्लासवेयर्स है, एक प्रैक्टिकल आपका ये भी होगा कि आपको डिफरेंट ग्लासवेयर्स जो होंगे कैलिब्रेट करना होंगे, ठीक है। कैलिब्रेट करने का मतलब होता है कि अगर आपसे कहा गया है कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है, तो सॉरी गंदा बनाया मैंने, कोई बात नहीं। ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये 100 ml का है, तो क्या वाकई इसमें 100 ml सब्सटेंस आ रहा है, ये हमें चेक करना है कैलिब्रेशन में, ठीक है। तो कैलिब्रेटेड होगा तो 100 ml आ रहा होगा, और अगर कुछ डिफरेंस आ रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि प्लस माइनस कितना डिफरेंस है 100 ml में से। दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। और ये कैलिब्रेशन मैंने ग्लासवेयर का एग्जाम्पल दिया आपको, इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, ठीक है, तो apparatus में भी होता है। तो अच्छी क्वालिटी का apparatus या ग्लासवेयर्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम यूज़ करें तो ये वाली एरर हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कैलिब्रेशन करें तो हम ये वाली एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने वेइंग करने जा रहे हो, ठीक है, तो बैलेंस की जो आर्म्स होती हैं उसके नीचे आप देखोगे स्क्रू होते हैं, उनकी लेंथ अनइक्वल है, उसका जो एयर बबल होता है वो सेंटर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक गंदा सा यहाँ पर बना देती हूँ, सॉरी फॉर माय आर्ट, इतनी सुंदर नहीं है। तो मान लीजिए ये आपका बैलेंस है, यहाँ रीडिंग्स आ रही हैं, यहाँ क्या होते हैं, इनके आर्म्स होते हैं जिस पे ये खड़े हुए होते हैं, पीछे वाले आर्म्स नहीं दिखेंगे, सॉरी आगे वाले फॉर एग्जांपल ये दिख रहे हैं। तो ये अनइक्वल ही आपके अरेंज्ड हैं, ठीक है। ये एडजस्टेबल होते हैं, स्क्रू टाइप होते हैं, तो आप स्क्रू से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और होता क्या है, यहाँ पर एक एयर बबल बना होता है, जैसा आपने घर बनाते समय देखा होगा, मिस्त्री एक बबल टाइप का रखते हैं सीधा देखने के लिए। तो ये बबल क्या होता है, ये बबल अगर ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस ठीक है, इसकी सरफेस ठीक नहीं हो रही है, तो ये जो सेंटर पे जो बबल होगा ये बबल इधर उधर मूव करता है, ठीक है, कभी इधर मूव करे। जैसे जैसे आप ये स्क्रू एडजस्ट करोगे, ये वाले नीचे वाले स्क्रूज जो होते हैं, इनको जैसे जैसे आप एडजस्ट करोगे तो ये बबल आपको धीरे धीरे सेंटर में लाना होता है।
जब ये बबल आपका सेंटर में आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बबल बॉक्स को मैं ऐसे बड़ा करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये जो है इसी को दिखाया है। तो जब आपका एयर बबल बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, तब तक आपको इन स्क्रूज को क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। यानी कि अब आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल ही इवन है, ठीक है, ऊंचा नीचा नहीं है। तो ऊंचा नीचा होने से जो आपकी जो ये वेइंग मशीन है ये गलत काम भी करती है, ठीक है, सही एग्जैक्ट वेइंग नहीं दे पाती है। तो इस तरह से आप, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कैसे आप बैलेंस आर्म को बैलेंस करोगे तो इंस्ट्रूमेंट एरर मिनिमाइज कर सकते हो। या फिर आप इनकरेक्टली ग्रेजुएटेड ब्यूरेट्स का यूज़ करते हो, ब्यूरेट यूज़ करोगे अभी आप टाइट्रेशन में, उसमें देखोगे या तो आपने क्या किया, ये ब्यूरेट को आपने क्या कर रखा है, कैलिब्रेट ही नहीं कर रखा है, ठीक है। ये जो आपको 50 ml इसमें फॉर एग्जांपल 50 ml का ब्यूरेट है, लेकिन जब आपने इसको कैलिब्रेट किया तो आपने पाया कि इसमें 50.2 ml जो है टाइट्रेंट भरा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपने जब इसको बिना कैलिब्रेट करके यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली ये जो 0.2 ml की एरर है ये हमेशा आपकी एनालिसिस में आती रहेगी। तो इसे मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएटेड ब्यूरेट्स को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर कि यहाँ पर भी हम वैसे तो इसको हम रिएजेंट के एरर में भी लेंगे, जो नेक्स्ट मैंने लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ही चलिए कर लेते हैं। नेक्स्ट एरर आती है हमारी रिएजेंट एरर। रिएजेंट एरर में क्या करते हैं हम, वही मैंने आपको जो एग्जांपल, इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनल एरर आल्सो, लेकिन क्या है, रिएजेंट को हमने इम्प्योर रिएजेंट्स को हमने यूज कर लिया, ठीक है, उनकी वजह से। अब जैसे जो आपको दिख रहा है रिएजेंट इम्प्योर है, उसको आपने यूज किया तो वो पर्सनल एरर हो गई। लेकिन आपको सही दिख रहा है रिएजेंट, तो ये आपकी पर्सनल एरर नहीं है, दैट इज द एरर ड्यू टू द रिएजेंट, ठीक है, इम्प्योर रिएजेंट की वजह से, ठीक है। तो अच्छे क्वालिटी के रिएजेंट को यूज करके ये एरर मिनिमाइज की जा सकती है, राइट। तो नेक्स्ट हमारी है मेथोडिक एरर, यानी मेथड में ही एरर हो गई है, ठीक है, और ये मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ एरर है। तो इसमें भी कई चांसेस हैं, जैसे मेथडिक एरर में आ जाता है आपका कि आपने मेथड ही गलत चूज किया, पहली चीज, ठीक है। तो आपने मेथड ही गलत चूज किया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पर्सनली एरर की है मेथड को लेकर। लेकिन मेथडिक एरर में एक चीज और आ जाएगी कि अगर आपने मान लीजिए कोई रिएक्शन लगाई, ठीक है, अब रिएक्शन लगाने के लिए चाहिए पूरा 1 घंटा, उसकी रिएक्शन होती रहेगी, उसके बाद हम उसमें दूसरा स्टेप करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो रिएक्शन इनकम्प्लीट रह गई, ठीक है, कंप्लीट ही नहीं हो पाई और हमने दूसरा स्टेप लगा दिया आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप हमने पहले प्रोसीड कर दिया और पहला स्टेप तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया था। तो इस टाइप की एरर से जो भी हमारे रिजल्ट्स में वेरिएशन मिलते हैं हमें, वो मैथडिक एरर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी आ सकता है कि कई बार को प्रेसिपिटेशन होता है रिएक्शन के अंदर, पोस्ट प्रेसिपिटेशन हो जाता है रिएक्शन के अंदर, तो ये सारी भी मैथडिक एरर्स में आती हैं। या फिर कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं और उसमें साइड रिएक्शन हो जाए तो उसको भी हम मैथडिक एरर्स बोलते हैं, ओके। तो ये दोनों ही टाइप से हम कह सकते हैं कि हमने रॉन्ग मेथड भी सेलेक्ट कर लिया है, और मेथड कंडक्ट करते समय कोई मिस्टेक उसमें बीच में हो जाए कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है और सो ऑन, तो उस टाइप की एरर्स को भी हम मैथडिक एरर्स कहते हैं, ठीक है, जो मेथड से रिलेटेड एरर्स होती हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि कई बार हम लोग ऐसा चीज़ें मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मान लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग जब आप सॉल्यूशंस बना रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि हम ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं जिनमें हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तभी हमारा ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। तो
कई बार हम मेथड ऐसा यूज़ कर लेते हैं सैम्पल प्रिपरेशन का कि हमारा जो सैम्पल है या फिर जो सोल्यूशन है वही ठीक नहीं बनता, तो हमने क्या किया, गलती करी मेथड को सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी का ध्यान बिना रखे, राइट। तो इस मैथडिक एरर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम नोट कर सकते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल जो है वो फेलियर ऑफ रिएक्शन टू अचीव कंप्लीशन एंड अकरेंस ऑफ साइड रिएक्शंस, तो ये मैथडिक एरर कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटिव और कांस्टेंट एरर की तरफ। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप की एरर है जो कि बच्चे अक्सर करते हैं, एडिटिव और कांस्टेंट एरर। इसमें इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एरर है, ठीक है, वो बढ़ता चला जाता है, ऐड होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ब्यूरेट में से 0.1 ml, कहने के लिए बहुत कम है, लेकिन 0.1 ml को ही आपने ज़्यादा डाल दिया पहली बार में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप ब्यूरेट की रीडिंग लोगे, जैसे आपकी रीडिंग फॉर एग्जांपल 10 आनी थी, लेकिन आपने ले ली 10.1, तो आप स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखोगे, 10.1, और पहले 0 से आपके आई 10.1, फिर 10.1 से जो भी आती है आपकी, मान लीजिए 20, ठीक है, तो 20.1 पहुंच जाती है। तो ये आप देखोगे हर स्टेप पे आपको ये एरर बढ़ती हुई साथ में चलती हुई मिल जाएगी। ये ऐसी एरर है जिसको आप, जो लगातार कांस्टेंट आपकी चलती रहेगी साथ साथ में। ठीक है, तो इस टाइप की एरर को एडिटिव एरर कहते हैं। इसलिए एडिटिव एरर अगर हमने की भी है तो हमें कॉन्स्टेंटली उसको ध्यान में रख के उसको लास्ट में माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये तो आप नोइंगली, कई बार ऐसा होता है एडिटिव एरर हम लोग क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट हम ज़रूर ऐड करते हैं एंड पॉइंट को क्लियरली डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें पता होता है कि ये जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट है टाइट्रेंट का, ये हमने नोइंगली ऐड किया है एंड पॉइंट को क्लियरली डिटेक्ट करने के लिए, तो लेकिन हमें कंफर्म भी करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 ml यहाँ पर सैंपल लिया था, तो हमारी वैल्यू जो आ रही थी वो 10.1 आ रही थी। अब यही सैंपल अगर हम 20 ml कर देंगे तो हमारी जो रीडिंग है, कायदे में तो 20 ml आनी चाहिए थी, लेकिन आनी कितनी है, 20.1। यानी जो 0.1 का डिफरेंस है आपका तब भी रहना चाहिए जब आप इस स्ट्रेंथ को डबल कर देते हो, सैंपल को डबल कर देते हो। ठीक है, तो एडिटिव और कांस्टेंट एरर यही होती हैं कि अगर आप ऐड करके सैंपल में करके देखोगे तब भी उतनी ही एरर आए जितनी आपने नोइंगली की थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडिटिव और कांस्टेंट एरर। ठीक है, इसको दो तरीके से देख लिया हमने, एक तो हम ऐड करके भी देख रहे हैं, और हर बार एरर जो है वो कैसी रहना चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यही चीज़ अगर मैं फिर से और इसमें 10 ml बढ़ा दूँ और 30 ml कर देती हूँ इस सैंपल को, जो कि हमने इसमें लिया है कॉनिकल फ्लास्क में, तो ये जो वैल्यू आना चाहिए ये 30.1 आना चाहिए, राइट। तो यानी कि जो 0.1 है हमारा, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। जब तो हमारा एंड पॉइंट जो आएगा वो 30.1 पे ही आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव एरर। और ये एरर जो होती है डिटर्मिनेट होती है, यानी कि हम इसे जानते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एब्सोल्यूट और प्रोपोर्शनल एरर्स की तरफ। तो एब्सोल्यूट एरर या फिर प्रोपोर्शनल एरर, इसका मतलब ये हो गया कि, चलिए इसको सीधे सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, हमने 0.1 नॉर्मल NaOH को स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, तो 0.1 नॉर्मल HCl ले लिया जो कि पहले से स्टैंडर्डाइज था। अब हमने ब्यूरेट में क्या किया है, ब्यूरेट में लिया है NaOH। ठीक है, और यहाँ पर नोन अमाउंट ऑफ
मान लीजिए 10 ml HCl लिया है, तो अगर ये 0.1 नॉर्मल NaOH बना है एग्जैक्टली, तो 10 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml NaOH लगना चाहिए था, राइट? यानी कि अगर 10 ml NaOH लग रहा है 10 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ठीक है? तो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH हमारी निकालनी है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH 10 लगी, 0.1 नॉर्मल का HCl था, 10 ml लिया था हमने, ठीक है? यहाँ पर HCl की बात लेंगे, यहाँ NaOH लेंगे एक तरफ, दोनों NaOH का नॉर्मेलिटी एंड वैल्यू, तो N इक्वल्स टू कितना आता है इस तरीके से, सीधे सीधे 0.1 नॉर्मल। यानी कि अगर हमने प्योर NaOH है हमारे पास, ठीक है, तो प्योर NaOH को 10 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने में 10 ml ही NaOH यूज हो जाएगा 0.1 नॉर्मल स्ट्रेंथ के, अगर दोनों बने हुए हैं, ठीक है? लेकिन मान लीजिए ये NaOH प्योर नहीं है और 10 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10.1 ml NaOH यूज हो रहा है हर बार, राइट? यानी कि 20, ठीक है, 20 ml अगर हम HCl ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमें लग जाएगा 20.2 ml, ठीक है? देखिए डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पर, एडिटिव और कांस्टेंट एरर में ये जो 0.1 था ये 0.1 ही रहा, यानी कि एरर जो थी वो कांस्टेंट रही। लेकिन एब्सोल्यूट या प्रोपोर्शनल एरर, यानी कि प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, 0.1 यहाँ बढ़ रहा है, तो 0.1 डबल स्ट्रेंथ करने पर भी बढ़ा, यानी 20 ml HCl हमने लिया तो 0.2 ml हमारा एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा हमें NaOH का, तब जाकर हमारी सही वैल्यू आ पाएगी, ठीक है? तो इस टाइप की जो एरर्स आती हैं उन्हें प्रोपोर्शनल एरर्स कहते हैं, ठीक है? तो वैसे तो देखिए हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, तो एरर की कोई बात ही नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन ही इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी पता चल जाए। लेकिन इससे हमें क्या पता चल रही है कि किस चीज़ में एरर है, कि हमारा जो NaOH है दैट इज इम्प्योर, ठीक है? यानी कि वो बहुत ही प्योर नहीं है कि हम 10 ml से 10 ml को न्यूट्रलाइज कर पाए, इसका मतलब हमारे रिएजेंट में इम्प्योरिटी है, तो इस टाइप की एरर हमें देखने को मिल रही है, इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्डाइजेशन का सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, आपको ये समझाने के लिए कि प्रोपोर्शन में कैसे दिखेगी एरर। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एग्जाम्पल ही ये होता है, इसका मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस प्रोपोर्शन में एरर बढ़ रही है, ठीक है? किसी भी एरर को अगर हम एरर हो रही है तो हमें एक प्रोपोर्शन देखने को मिल रहा है उसमें, ठीक है? हर स्टेप में उसी प्रोपोर्शन में एरर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो ऐसी एरर्स को प्रोपोर्शनल एरर कहते हैं, जो कि सेम प्रोपोर्शन में हर स्टेप में बढ़ती हुई दिखाई देती है ड्यू टू द यूज ऑफ सम इम्प्योरिटी और ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्योर रिएजेंट कह सकते हैं, ठीक है? तो इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से ऐसी एरर हमें दिखाई दे रही है, ये इसका मेन पॉइंट हो गया, राइट? तो ये जो हमने पढ़ी ये सारी डिटर्मिनेट एरर थी। अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट एरर की, ऐसी एरर जो कि एक्सीडेंटल एरर होती हैं, जिनके ऊपर एनालिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इनडिटर्मिनेट एरर से क्या क्लियर है हमें? पहली चीज तो ये क्लियर है कि नॉन सिस्टमैटिक होती हैं, ये इनको नॉन सिस्टमैटिक भी बोलते हैं, राइट? क्योंकि ऊपर वाली सिस्टमैटिक थी तो और करके इसको नॉन सिस्टमैटिक भी लिख लीजिएगा। सॉरी सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमिक, राइट? तो ऊपर वाली सिस्टमिक थी, डिटर्मिनेट थी, और ये है इनडिटर्मिनेट नॉन सिस्टमिक, ठीक है? इसका मतलब कि इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ऑल्दो हम बहुत केयरफुली सारी चीज़ें कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हाई क्वालिटी एपरेटस को यूज़ कर रहे हैं, तो तब भी हमें ये देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ही ध्यान से केयरफुली आप
वेइंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इरेटिक एरर्स देखने को मिल रही हैं। बार बार वेइंग करने के बाद भी बैलेंस के अंदर आपको वाइब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इरेटिक एरर्स आपको देखने को मिल रही हैं वेइंग में, ठीक है। वेरिएशन विद इन द डिटर्मिनेंट एरर का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ही केयरफुली आपने लॉस ऑफ ड्राइंग निकाल रहे हो, इग्निशन कर रहे हो किसी प्रेसिपिटेट का उसके कांस्टेंट वेट तक, तो लॉस ऑफ ड्राइंग हम निकालते हैं। हम तब तक उसको इग्नाइट करते रहते हैं क्रूसिबल में रख के जब तक हमें एक कांस्टेंट वेट ना मिल जाए। लेकिन कांस्टेंट वेट की जगह हर बार एनालिस्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट मिल रहा है, अलग वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। कोई भी उसमें ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है कि इस प्रोपोर्शन में वेट लॉस हुआ, इस प्रोपोर्शन में कुछ हुआ। तो ये ऐसे जो डेटा आता है हमारे पास, उस डेटा को हम लोग इनडिटर्मिनेट डेटा कहते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं, और हमें पता नहीं चलता ये एरर्स कहाँ से जनरेट हो रही हैं, ठीक है। कई बार एक्सीडेंटल लॉस ऑफ मटेरियल हो जाता है एनालिसिस करते टाइम पर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेटिक एरर्स। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मटेरियल कहाँ लॉस हो गया, ठीक है, कहाँ से स्पिल आउट हो गया, या फिर कई बार हम बहुत केयरफुली सब कुछ कर रहे होते हैं और एक ड्रॉप ऑफ, वैसे तो मैं तो इसे पर्सनल एरर कहती हूँ, बट एक्सीडेंटल एरर्स को इनडिटर्मिनेट एरर में ही काउंट किया जाता है, बिकॉज हमें उसमें पता नहीं चलता एक्सीडेंटली क्या चेंजेस हो गए हैं, इसीलिए वो इनडिटर्मिनेट एरर कहलाती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ एरर, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जाए। जितने भी हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़े हैं, और इसमें से आप सोर्स ऑफ एरर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कैसे करना है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, और समझने की बहुत ज़रूरत है हर स्टेप को, और लिखने के लिए बहुत कुछ है इस आंसर में, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।